हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीएसटी के बारे में ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग। एंड इस चीज की एश्योरेंस देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है तुम्हें। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि जीएसटी होता क्या है। तो भाई बेसिकली जीएसटी को लाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि पहले जीएसटी से पहले हमारे पास वैट, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स ऐसे करके 2-3 टाइप के टैक्स होते थे जो अलग अलग जगह पर पे करना पड़ता था, और जो कि काफी बिजनेसमैन को भी प्रॉब्लम देता था। टैक्स की चोरी और बहुत सारी ऐसे ऐसे इश्यूज आते थे, जिसके कारण गवर्नमेंट ने लाया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। असल में जीएसटी बहुत बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओ तो आप अपना धंधा मतलब 4 गुना कर सकते हो। तो बेसिकली जीएसटी कितने टाइप के होते हैं इस पे हम आते हैं। सबसे पहले तो जीएसटी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जो आपने भी सुना होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो बेसिकली इन सब में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। मैं यूपी में रहता हूँ, तो मैंने प्रोडक्ट मंगाया अयोध्या से। तो अयोध्या से वो प्रोडक्ट मेरे पास आएगा तो मुझे उस प्रोडक्ट पे सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 18% है तो 9% दोनों में जाएगा। और अगर यही सेम चीज बीइंग अ यूपी सिटीजन मैं अगर एमपी से मंगाता हूँ तो मुझे वहां पर आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हो, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है और सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। तो आईजीएसटी किसको जाती है? तो आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, जहां पर एसजीएसटी और सीजीएसटी आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं। आईजीएसटी पूरा 18% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। अब बेसिकली जीएसटी में बहुत सारे टैक्स स्लैब आते हैं। तो क्या हमें सबको रटने की जरूरत है? तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में और हर प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है ये कोई भी याद करके नहीं रख सकता। इसीलिए हर प्रोडक्ट के लिए, हर कैटेगरी के लिए एक एचएसएन कोड बनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा ही। वो जब भी आप जीएसटी की फाइलिंग करते हो तो वो एचएसएन कोड की भी फाइलिंग होती। तो अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आगे चलता हूँ तो तुम्हें आगे समझ आ जाएगा कि चीजें होती कैसे हैं। इसलिए जो 5 टाइप के स्लैब होते हैं वो होते हैं 0%, 5%, 12% और 18%। और इसके बाद एक और आता है 28%। इसमें से जो 0% आता है वो बेसिकली लगता है इसेंशियल चीजों पे, जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल दूध, पानी और ये सारी चीजें। इससे बढ़कर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग एंड ऑल, तो उसमें हमारा 5% जीएसटी लगता है। इसके बाद हमारा आता है 12% का स्लैब, जिसमें बेसिकली लोअर मिडिल रेंज की सारी चीजें आती हैं 12% में। और फिर आता है हमारा स्टैंडर्ड रेट, जो कि है 18% का। और भाई वो तो जान ही गए होगे ना अभी तक ये सब देख देख के कि हाँ, नॉर्मल पॉपकॉर्न ले रहे हो तो 12% लग रहा है, कैरेमल वाला ले रहे हो तो 18% लग रहा है, तो हाँ। और सबसे लास्ट में आता है 28%, जो कि भाई लग्जरी पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल BMW निकलवाओगे तो 28% देना पड़ेगा, उसके ऊपर तो सेस भी लग जाता है, तो वो 40% करीब चला जाता है। तो अभी उसको छोड़ते हैं। तो बेसिकली ये थे सारे स्लैब्स, जो कि होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो हो गए गुड्स के ऊपर। बट अगर हमारी सर्विस है तो सर्विस में जो बेसिक सर्विस टैक्स होता है, जो स्टैंडर्ड रेट है, वो 18% का है। कि मोस्ट ऑफ द सर्विसेज में 18% जीएसटी ली जाती है। बट फॉर एग्जांपल डॉक्टर की सर्विस और लॉयर की सर्विस, तो दे बोथ आर एग्जेम्प्टेड। मतलब ये ना कोई टैक्स भरते हैं, भले चाहे वो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहा हो चाहे 100 करोड़ कर रहा हो, कोई जीएसटी भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी जो सर्विस है वो टैक्स फ्री है बाय गवर्नमेंट ओनली। ये सारी चीजें तो हो गई टैक्स स्लैब में। अब जब हम जीएसटी फाइलिंग करते हैं तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक इनपुट जीएसटी और एक आउटपुट जीएसटी। तो ये क्या होता है, सबसे इजी तरीके से बताता हूँ। इनपुट जीएसटी, जब भी हमारे पास कोई चीज इन होगी तब हमारी इनपुट जीएसटी लगती है। यानी जब हम बिजनेस के तौर पर कोई चीज परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल सामने वाला वेंडर जो हमारे ऊपर टैक्स लगा के देगा, वो हमारी इनपुट जीएसटी रहेगी। और आउटपुट जीएसटी तब लगती है जब हमने वो प्रोडक्ट किसी को सेल किया, या कोई भी प्रोडक्ट हमने अपनी दुकान से सेल किया, तो वहां पर हमारी आउटपुट जीएसटी लगेगी। तो ये हो गया इनपुट और आउटपुट। जो चीज इन हो रही है तो वो इनपुट जीएसटी हो गई, जो चीज आउट हो रही है तो वो आउटपुट जीएसटी हो गई। तो इसका यूज बेसिकली करते कैसे हैं ये बहुत लोगों को नहीं आता है, और अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा तो अब आपको समझ आएगा कि किस तरह से लोग बहुत ज्यादा मतलब गलती कर देते हैं इन चीजों को ना जानने की वजह से। और तो उससे पहले हम आते हैं कि जीएसटी में फाइलिंग जो होती है वो बहुत सारे टाइप की होती है, जैसा कि आपने सुना होगा GSTR1, GSTR2A, GSTR2B, GSTR3B। तो ये क्या चीजें हैं, इनका यूज क्या है, सारी चीजें बताता हूँ। तो इसमें से सबसे मेजर है जो फाइलिंग नेसेसरी होती है जिसकी, वो होती है GSTR1 और GSTR
GSTR 3B की, ठीक है। GSTR 2A और 2B जो है वो फर्जी नहीं है। मैं अभी आपको बताता हूँ एक एक चीज डिटेल में कि वो किस यूज में आता है। अब ये जो फाइलिंग है आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप मंथली बेसिस पे कर लो या तो आप क्वार्टरली बेसिस पे कर लो। मंथली बेसिस पे करोगे तो हर महीने फाइलिंग करनी पड़ेगी, अगर क्वार्टरली बेसिस पे करोगे तो हर 3 महीने में एक बार फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आते हैं GSTR 1। GSTR 1 होता क्या है, तो एकदम एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब भी कोई भी प्रोडक्ट तुम बीइंग अ बिजनेस ओनर किसी को बेचते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक मोबाइल की शॉप है और ये मोबाइल मैंने किसी को सेल किया, तो मैंने जब इसको सेल किया तो मैं इसकी जो एंट्री होगी वो GSTR 1 में करूंगा, ठीक है। अब बीइंग अ बिजनेस ओनर तुम भी हर बार जान नहीं सकते कि तुम्हारी एंट्री किस में, हालांकि हर कोई अकाउंटेंट रखता है, बट जरूरी नहीं कि आप अकाउंटेंट रखो ही रखो, आप हो सकता है खुद से फाइलिंग करते हो। तो आप कैसे करोगे, आपको कैसे समझ आएगा कि इस पे 12% है 18% है, तो इसी के लिए HSN कोड डाला जाता है। हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी का एक HSN कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैमरा, जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, कैमरे की अगर आप देखोगे तो 9006 9007 ये जो है उसका HSN कोड है। तो जब भी हम एक कैमरा सेल करेंगे कोई भी कस्टमर को, तो हम जब उसकी एंट्री करते वक्त उसमें HSN कोड डालते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये 18% की कैटेगरी में था, ये इतनी सेल्स हुई और इतना इस पे GST आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं GSTR 2A 2B क्या होता है। तो इसमें जो GSTR 2B है वो आता है जब हम कोई परचेज करते हैं। लाइक मैंने भी तो ये मोबाइल बेचने से पहले किसी से खरीदा होगा, तो मैंने जिस वेंडर से खरीदा था या जिस होलसेलर से खरीदा था, उससे जो मैंने परचेज करी उसकी एंट्री होती है GSTR 2B में। तो क्या आप GSTR 2B की भी फाइलिंग करनी पड़ती है? नहीं, GSTR 2B की जो फाइलिंग होती है वो ऑटोमेटिकली होती है। कैसे होती है, जब भी सामने वाला वेंडर जिससे हमने प्रोडक्ट खरीदा वो अपने GSTR 1 की फाइलिंग करेगा, क्योंकि भाई जैसे मैंने उससे खरीदा प्रोडक्ट तो वो भी तो अपने में फाइल करेगा ना कि हमने इसको बेचा है, तो वो GSTR 1 फाइल करेगा। हम अपना GST नंबर देंगे उसे कि हमारा ये GST नंबर है, हमें ये दो और हमें GST इस पे नहीं करना है। तो हमने GST नंबर दिया उसे, उसने GST नंबर डाल के हमें सेल्स कर दी। तो जैसे ही उसने हमारा GST नंबर डाला और उसने इतनी सेल्स करी, हमारे 2B में सेल्स दिखाने लगे कि इतने अमाउंट के इतने प्रोडक्ट इन्होंने इतनी तारीख को खरीदे हैं HSN कोड के साथ, ठीक है। इस तरह से हमारा GSTR 2B में वो सारी डिटेल्स आ जाती है जो कि हमने प्रोडक्ट खरीदने से लाई है। तो ये बेसिकली एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हमने GST पे नहीं करा है, वहां पे हमने GST नंबर लगाया, हम वो प्रोडक्ट ले आए। अब जब हम उस प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचेंगे तब हम उस पे GST ऐड ऑन करके कस्टमर को दे देंगे, ठीक है। होपफुली अब तक क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना। भाई इतने ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं आप लोग का रिप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा फॉर श्योर। तो GSTR 2A को समझने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं। जो GSTR 1 होता है उस रिटर्न फाइलिंग की एक डेट होती है। अगर आप मंथली बेसिस पे GST फाइल करते हो तो हर महीने की 11 तारीख को GSTR 1 फाइल करना होता है, ठीक है। और अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे करते हो तो हर 3 महीने की 13 तारीख को GSTR 1 भरना पड़ता है। तो जब ये 11 तारीख जो है वो डीले हो जाती है, हमारा जो वेंडर था उसने हमारी जो फाइलिंग करी मोबाइल खरीदने की, इफ उसने अपने GSTR 1 की फाइलिंग लेट करी, 11 तारीख से डिले हो जाता है, तो हमारा जो GSTR 2B है उसमें हमारा कोई भी डेटा शो नहीं करेगा। रीजन, वो हमारा डेटा शो करेगा GSTR 2A में, क्योंकि टाइम एक्सटेंड हो चुका है अब। और इसका रीजन क्या होता है, अब हम वो GSTR 2B को क्लेम नहीं कर सकते। तो क्लेम नहीं कर सकते मतलब बस इस महीने क्लेम नहीं कर सकते, हम उस GSTR 2A में जो एंट्री है उसको अगले महीने क्लेम कर सकते। वो अगले महीने ऑटोमेटिकली हमारा GSTR 2B में शो करने लग जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए मंथली लो या क्वार्टरली लो, फाइलिंग जो है वो हमेशा टाइम पे होनी चाहिए, ताकि तुम्हारी चीजें आगे की टाइम पे रहे। अब हालांकि इसमें तुम नहीं कर सकते, अगर सामने वाला तुम्हारा लेट कर दे रहा है तो तुम्हारा जो GST क्लेम करने का प्रोसेस होगा GSTR 2B से कि तुमने इतनी GST वहां भरी है और वो तुम्हें क्लेम करना है, तो वो तुम्हें 1 मंथ डिले हो जाएगा उसकी गलती की वजह से। तो ये था बेसिकली GSTR 1, GSTR 2B और GSTR 2A। जो एंट्रीज लेट होने के कारण 2B में नहीं आ पाती वो 2A में आ जाती हैं, ओके। अब आता है GSTR 3B। GSTR 3B होता क्या है एक्चुअली, तो GSTR 3B जो है वो लाइक होलसम है इन सारी चीजों का, जिसमें हमने कितनी सेल्स करी, हमने कितनी परचेज करी, हमारा कितना इनपुट GST था, हमारा कितना आउटपुट GST था, सब कुछ उसमें शो होता है। और ये कैसे होता है, जब हम GSTR 1 फाइल करते हैं तो उससे वो डेटा फेच कर लेता है 3B के लिए कि हमने कितनी सेल्स करी, और जब GSTR 2B आता है हमारा कि हमने कितनी परचेज करी है, वो जो है ऑटोमेटिकली डेटा फेच कर लेता है 3B।
ठीक है। 3B कहाँ से डेटा फेच करता है? GSTR1 से या GSTR2B से। हमें उसके लिए कोई भी अलग से एंट्री नहीं करनी पड़ती। बट हाँ, फाइलिंग के लिए हमें GSTR1 की फाइलिंग और GSTR3B की फाइलिंग प्रॉपर करनी होती है कि हमारा कितना इनपुट GST आया, कितना आउटपुट है, हमारी लाइबिलिटी कितनी है और हमारा एक्सेस GST कितना है। अच्छा, अब इसकी फाइलिंग की डेट भी होती है। GSTR भाई 1 की थी तो 3 की भी होगी। तो जो GSTR3B की फाइलिंग डेट होती है वो मंथली पेयर्स के लिए होती है डेट 20 ऑफ ईच मंथ एंड क्वार्टरली पेयर्स के लिए 22 एंड 24 ऑफ ईच थर्ड मंथ। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट GSTR1, 2A, 2B और 3B का। अगर इनमें से कोई भी चीजें तुम्हें नहीं समझ आई हैं तो तुम बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं इजीली बहुत अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करके समझा दूंगा कि ये होता क्या है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। इस एग्जांपल के बाद इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हें जीएसटी फाइलिंग में और कैलकुलेशन में दिक्कत तो बिल्कुल नहीं आनी है। ठीक है, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से फाइलिंग होती है, क्या ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, क्या इन क्या आउट, सब समझ आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुभम एक सेलर है जिससे मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी जिसपे मुझे 18% जीएसटी देनी है। ठीक है, मुझे वो चीज कितने की पड़ेगी? 100 रुपए उसका प्राइस था, 18% जीएसटी यानी 118 की वो हमें पड़ी। ठीक है, तो हमने 118 में वो चीज खरीदी। हमें क्या करना है? हमें ई कॉमर्स करना है, यानी हम उसको ऑनलाइन बेचेंगे, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बेचेंगे। तो मैंने वो 118 में खरीद के लाई और मैंने उसको लिस्ट कर दिया फ्लिपकार्ट पे 410 रुपए में कि मुझे उस 410 रुपए में बेचना है। ठीक है, मैंने 410 रुपए उसका प्राइस रखा। अब उस 410 रुपए पे जो 18% आएगा वो आएगा 90 रुपए, यानी वो मैं लिस्ट करूंगा जो फ्लिपकार्ट पे फाइनल प्राइस होता है वो विद जीएसटी होता है, तो वो 500 रुपए यानी टोटल प्राइस रहता है। जो भी आपको उस पे प्राइस दिखता होगा किसी भी प्रोडक्ट का, तो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। तो मैंने वो प्रोडक्ट लिस्ट किया 410 पे, उस पे 90 रुपए जीएसटी लगा दी, यानी 500 रुपए का वो प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, फाइनल हमें हमारी जीएसटी पे करेगा कंज्यूमर, ये तो आप सबको पता ही है। लेकिन अब इसमें एक और सीन है कि फ्लिपकार्ट भी तो हमसे कमीशन लेता है। बीइंग अ सेलर, मुझे फ्लिपकार्ट को शिपिंग का और कमीशन के चार्जेस देने रहते हैं। 150 रुपए जो है उस पर फ्लिपकार्ट मुझसे कमीशन ले रहा है। ठीक है, अब उस 150% पे भी सर्विस टैक्स लगेगा, सर्विस जीएसटी जो फ्लिपकार्ट को पे करनी होगी। भाई सर्विस दे रहा है तो फ्लिपकार्ट जीएसटी भी लेगा हमसे, तो उस पे 18% लगेगी, तो वो आएगा 27 रुपीज। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना, इसीलिए मैंने यहाँ पे एकदम डायग्राम से प्रॉपर लिख दिया है कि क्या चीजें कैसे हैं। ठीक है, तो अब फ्लिपकार्ट से जब हमने 150 का शिपिंग चार्जेस पे किया, उस पर 18% जीएसटी लगी 27 रुपए, तो ये हमारा आ गया 177 रुपीज। ठीक है, अब हमारी सेल्स हो चुकी है। ठीक है, हमारा कमीशन भी पे हो चुका है, तो हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? तो मोस्ट ऑफ द पीपल का आंसर होगा कि 500 माइनस 177। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, एकदम सॉर्टेड है भाई, सबको यही पता है कि हाँ यही इतना ही होना चाहिए। बीइंग अ नॉर्मल आदमी यही सोचेगा कि हमारा भाई 500 में से इतना गया, 323 रुपीज जो है हमारा वो आ गया प्रॉफिट पार्ट। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। रीजन, क्योंकि अभी हमें वो 90 रुपए जीएसटी पे करनी है, तो हम फाइलिंग कितनी करेंगे? तो ये 323 जो तो हमारा था ये प्रॉफिट पार्ट हो गया, तो इसको एक मिनट के लिए हटा देते हैं। हमें जीएसटी भी तो पे करनी है 90 रुपए जो हमने कंज्यूमर से ली थी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो 410 का ही था और हमने 500 रुपए लिए हैं, तो 90 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा है जो कि जीएसटी हमें पे करनी है। तो आज जीएसटी हमें कितना पे करना है? तो बहुत लोगों का आंसर होगा कि भाई 90 रुपए है तो 90 रुपए पे करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आता है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो हमें तो आउटपुट जीएसटी करना है 90 रुपए, लेकिन हमारी कुछ इनपुट जीएसटी भी तो हुई है ना स्टार्टिंग में। कैसे? जब हमने स्टार्टिंग में सेलर से खरीदा था तो हमने 100 के बजाय 118 दिया था, 18 रुपए वहां पे दिया था जीएसटी पे। ठीक है, तो वो हमारा इन हो गया। उसके बाद जब हमने फ्लिपकार्ट को कमीशन दिया था तो उस पे भी सर्विस चार्ज पे हमने 27 रुपए दिए थे। ठीक है, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने में हमें जो जीएसटी पे करनी पड़ी है वो तो हमारी इनपुट जीएसटी है ना, तो वो भी तो हम घटाएंगे अपनी जीएसटी में से। तो ये दोनों मिला दोगे 18 प्लस 27, ये तो ये हो जाएगा 45 रुपीज। तो यानी 90 रुपए में से 45 रुपीज की जीएसटी हमारी इनपुट जीएसटी है जो कि हमने ऑलरेडी पे कर दी है, तो वो हमें हम नहीं पे करनी है। हमें जो फाइनल अमाउंट पे करना है वो है सिर्फ 45 रुपीज, जिसको पे करने के बाद हमारा फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा। तो समझ आया कि किस तरह से तुम्हारा प्रॉफिट चेंज हो गया, क्योंकि अगर तुम 323 में से 90 रुपए घटा देते तो तुम्हारा प्रॉफिट बचा 233 रुपए। लेकिन नहीं, हमने क्योंकि 45 रुपए जीएसटी पहले ही दे दी थी तो हमें 45 और देनी है। तो अगर हम सिर्फ 45 घटाएंगे तो हमारा जो फाइनल प्रॉफिट आएगा वो 233 नहीं आएगा, वो आएगा 278 रुपीज। ठीक है, तो ये था एक बेसिक सा क्वेश्चन जिससे तुम्हें कैलकुलेशन समझ आ गई होगी होपफुली। इसमें भी कुछ डाउट रहे या चीजें रहे तो तुम मुझसे क्लियर कर सकते हो।
बाकी दिस इज ऑल, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कुछ और डाउट रह गया हो या कोई और सवाल हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वो हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। तो वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही और नॉलेजेबल कंटेंट, और भाई ऐसा बताऊंगा ना कि कभी दिमाग से उतरने वाला नहीं है। तो अगर ऐसे कंटेंट को हमेशा चाहिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।